नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टेस्ट सीरीज में। प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे मित्र, सभी भावी के सभी डीसी, एसपी, एसडीएम, आज हम यूपीएससी 2022 के लिए पॉलिटी के टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है, आपका स्वागत करते हैं और हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किनके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाता है। प्यारे मित्रों, आप देखे होंगे कि जब कोई सदस्य मर जाता है, मान लीजिए कोई विधायक है, कोई एमपी है, किसी कारण उसकी मौत हो गई, चाहे किसी वजह से कुछ हो जाता है, तो देखते कुछ दिनों के बाद वहाँ उपचुनाव होता है उसके सीट को भरने के लिए। प्रश्न यही है कि किन परिस्थितियों में उपचुनाव कराया जाता है। अब ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। यदि आप यूपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। इसमें दिया हुआ है कि यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है, यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है। दूसरा है कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है यदि विजयी उम्मीदवार त्यागपत्र देता है। और चौथा है कि यदि शीर्ष दो उम्मीदवार को प्राप्त मत संख्या बराबर हो जाता है। प्यारे मित्रों, इसका उत्तर जो होगा वो आपका होगा 1, 2, 3। यानी यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, मतलब मान लीजिए कि 2 जगह से वो जीत जाता है, ठीक है, तो एक जगह उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तो उसका सीट खाली होगा ना। इसी स्थिति यदि विजयी उम्मीदवार त्यागपत्र दे देता है, तो इसी स्थिति में भी यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर ऐसा होता है। मत बराबर की स्थिति में वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए, उपचुनाव ऐसे निर्वाचन है जो पूर्व निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के अवसान से पूर्व उनके पद रिक्त होने की स्थिति में उन पदों को भरने के लिए कराए जाते हैं। भारत में उपचुनाव को आयोजित करने का अंतर्निहित प्रयोजन भी उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति है। उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन या विशेष चुनाव के नाम से भी जाना जाता है, को भारत में सामान्य रूप से बाईपोल के नाम से निर्देशित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 147, 149, 150, 151 और 151 ये के अंतर्गत उपचुनाव हेतु प्रावधान किए गए हैं। भारत के निर्वाचन आयोग को उपचुनाव आयोजित करने की शक्ति प्राप्त है जब राज्यसभा या लोकसभा या राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है, या इस तरह के किसी निकाय के लिए किसी सदस्य का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है। एक निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या चुनाव में विजित 2 स्थानों में से एक स्थान को छोड़ देने की स्थिति में रिक्ति सृजित हो सकती है। 2 शीर्ष उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या बराबर होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 102 के अंतर्गत निम्न तरीके से इसे सुलझाया जाता है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति का मत बराबर हो जाता है, तो कैसे मामला को सुलझाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय प्रभावी होगा, यानी जो भी वो अधिकारी है जो डिसीजन लेंगे वही प्रभावी होगा। और यदि इस तरह का निर्णय से मामलों का निर्धारण नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय उनके मध्य लॉटरी के द्वारा निर्णय करेगा, लेकिन उसके लिए फिर से उपचुनाव नहीं होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखें कि किस प्रकार से उपचुनाव कैसी स्थिति में होती है, इसके क्या प्रक्रिया है,
तो आपने देखा कि यदि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाता है, अधिक किसी निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, अधिक विजयी उम्मीदवार त्यागपत्र दे देता है, तो इस स्थिति में जो है सो उपचुनाव होता है और निर्वाचन आयोग इसके चुनाव को करवाती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त बैठक के धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आयोजित नहीं की जाती है। दूसरा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो मित्रों, इसमें विचार करना था, आपको बताना था कि इसमें दोनों कथनों में कौन सही है कि क्या है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो है वो पहला होगा, यानी संयुक्त बैठकें धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आयोजित जो है सो नहीं की जाती है, ठीक है ना। यानी ये बिल्कुल जो है सही है, मतलब ये जो है सो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, ठीक है। और दूसरा देखिए इसमें क्या है कि इसको आप पहले अच्छे से समझिए, संयुक्त बैठक क्या चीज़ है। संयुक्त बैठक संविधान द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत उपबंधित संयुक्त बैठक किसी विधेयक को पारित करने के विषय पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक असाधारण व्यवस्था है। किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को प्रेषित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में से किसी एक के तहत गतिरोध उत्पन्न होना माना जाता है। पहला, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को स्वीकार कर दिया हो गया हो। दूसरा, विधेयक में किए जाने वाला संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो। तीसरा है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। उपयुक्त तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। यहाँ अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त बैठक की व्यवस्था केवल साधारण विधेयकों अविध विधेयक पर ही लागू होता है तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए व्यवस्था नहीं है प्यारे मित्रों। इसलिए इस तरह का जो शब्दावली है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिभावी शक्तियां प्राप्त होती है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना अनिवार्य है। आगे है, 6 माह की अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें अन्य सदन जिसमें विधेयक प्रेषित किया होगा का 17वां निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगन कर दिया जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण पहले ही व्यापृत हो गया है तो उस पर संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की बैठक आहूत करने के अपने की सूचना दिए जाने के पश्चात लोकसभा विघटित हो गई है तो संयुक्त बैठक हो सकती है, चूँकि इस मामले में विधेयक व्यक्तिगत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दिए जाने के पश्चात कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकता। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष यह दायित्व निभाता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी संयुक्त बैठक में अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया गया वो बैठक की अध्यक्षता करता है। यह स्पष्ट है कि राज्यसभा की सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है, इसलिए कथन सही है। चलिए, बहुत अच्छा है।
संयुक्त बैठकों में पारित विधेयक। वर्ष 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल 3 बार लागू किया गया। प्यारे मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आपको अधिकारी बनना है, कुछ करना है लाइफ में, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल 3 बार लागू किया गया है। विधेयक जो संयुक्त बैठकों में पारित किए गए हैं, पहला है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002। ये 3 जो है सो संयुक्त बैठक में हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि कार्यवाहक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने का आग्रह कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। यानी ये दोनों जो कथन है, देखिए कार्यवाहक सरकार क्या होता है के संदर्भ में है कि भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल ये भी कथन सही है। दूसरा कथन जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने का आग्रह कर सकता है। तो प्यारे मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, कार्यवाहक सरकार वाक्यांश एक ऐसी सरकार का वर्णन करता है जो या तो निर्वाचन पूर्व अवधि के दौरान या इसलिए कि उसने संभवतः सदन का विश्वास खो दिया है, अपने निर्णय लेने की शक्तियों पर कुछ अस्थायी प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए बनी रहती है। कार्यवाहक सरकार चर्चिल के समय से वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली की अवधारणा है। कार्यवाहक सरकार शब्द का उपयोग आम बोलचाल में उस मंत्रिपरिषद की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसने कुछ कारणों से त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन जिससे राष्ट्रपति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक बने रहने का आग्रह किया गया है। प्रशासन की सुगमता के कारण कई बार राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल नई सरकार बनने तक भंग हो चुकी सरकार को कार्यवाहक सरकार के नाम से बनाए रखने के लिए सहमत होते हैं। भारत के संविधान में और उक्त मामले के लिए किसी भी संसदीय संविधान में कार्यवाहक सरकार का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि भिन्न भिन्न स्थितियों में क्या करें और क्या ना करें, इसके संदर्भ में परंपराएं और न्यायालय का निर्णय है। कार्यवाहक सरकार से दिन प्रतिदिन के मुद्दों को संभालने की आशा की जाती है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव वाले निर्णय लेने या विवादास्पद विधेयक प्रस्तुत करने की आशा नहीं की जाती है। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ है कि दल अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सकते हैं और दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक इन निर्वाचनों में मतदान जो है सो नहीं करते हैं। तो प्यारे मित्रों, इसमें बताना है कि इसमें दोनों कथन में कौन सा सही है। तो ये आपका दूसरा कथन सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायक जो है सो जो विधायक होते हैं राज्य के, वो इसमें मतदान नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन पहला कथन सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के विपरीत विधायकों के पास इन निर्वाचनों में मताधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति निर्वाचनों के विपरीत विधायकों के पास इन निर्वाचनों में मताधिकार नहीं होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ऐसे क्यों है, इसकी संविधान सभा के बहस के दौरान व्याख्या की थी। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है तथा उसे केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां अंतर्निहित है, परंतु जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके सामान्य कार्य केवल राज्यों की परिषद की अध्यक्षता करना है। यह केवल एक विरल अवसर है
और वह भी एक अस्थायी अवधि के लिए, कि उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह के लिए कहा जा सकता है। निर्वाचन का आयोजन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो लगभग अनुपातिक प्रतिनिधि परिणाम होता है। मतदान गुप्त रूप से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, तथा इस संदर्भ में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होते हैं। इसलिए कथन जो पहला था वो सही नहीं है। प्यारे मित्रों, पांचवा प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं कि 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला है, इसने भारत को स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी गणराज्य देश घोषित किया। दूसरा है, इसने भारत के सभी लोगों को परिस्थिति की अवसर की समानता, विचार की व्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसने अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान किए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। देखिए, भारतीय संविधान में निहित दर्शन उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को विधान सभा में पर्याप्त वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद अपनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव इस प्रकार है, यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए अपने अटल और दृढ़ संकल्पना की घोषणा करती है। तो ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा था क्या चीज़, भारत को स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी जो है, देखिए समाजवादी वर्ड इसमें नहीं आया है, इसलिए कथन सही नहीं है। जहां भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले वर्तमान भारतीय क्षेत्र, भारतीय रियासतों में आने वाले वर्तमान क्षेत्रों, भारत के ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत और रियासतों से बाहर है, साथ साथ ऐसे अन्य क्षेत्रों जो स्वतंत्र संप्रभु भारत में सम्मिलित होने के इच्छुक है, उन सभी का एक संघ होगा, जिसमें उक्त क्षेत्र चाहे उनकी वर्तमान सीमाओं के साथ या संविधान सभा द्वारा और उसके बाद संवैधानिक विधि के अनुसार निर्धारित किए जा सकने और इन सीमाओं के साथ अवशिष्ट शक्तियों के साथ साथ स्वायत्त इकाइयों की स्थिति को धारण करेगा और बनाए रखेगा, तथा संघ में निहित या संघ को सौंपी गई या संघ की मूलभूत या उपलक्षित या उससे उत्पन्न होने वाले शक्तियों और कार्यों को छोड़कर सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संप्रभु स्वतंत्र भारत, इसके घटक भागों और सरकार के अंगों के भी सभी शक्ति और अधिकार जनता में उत्पन्न होंगे, जिसमें भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की, अवसर की और विधि के समता और विधि और लोक नैतिकता के आधार पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, पद्धति, व्यवसाय, संघ बनाने और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी और सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, जिसके द्वारा न्याय के सिद्धांत और सभ्य राष्ट्रों की विधियों के अनुसार गणतांत्रिक क्षेत्रों की अखंडता और भूमि, समुद्र, वायु इसके संप्रभु अधिकारी को बनाए रखा जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है यूपीएससी के लिए हम लोग टेस्ट जो है सो टेस्ट का चर्चा हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो आज हम 5 प्रश्न तक चर्चा किए। प्यारे मित्रों, यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट जो है सो और भी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को।